So, hello everyone. We'll be starting with a new chapter, that is integration, which is the first chapter of your second book, integration. Now, integration is just a part of a very big topic, that is integral calculus. Now, a question arises, what is integral calculus? Before this, in book first, you have studied about one more kind of calculus that is known as differential calculus. That is differential calculus. Now, in differential calculus, what we study? In differential calculus, we study that we study about the slope of the tangent lines to the graphs of the function. That is, you are given some function, suppose if it is fx function, and in fx function, suppose this is the function, and we are talking about the tangent at this point, that is this particular line. Now what will be the slope of this tangent? This theta, this is theta, so what will be the slope? That is tan theta of this tangent. And at what point you will find that the tangent of zero slope, that is parallel to x-axis. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम ये पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में कि कोई भी अगर हम किसी भी ग्राफ के ऊपर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टैंजेंट किस स्लोप की बनेगी, कौन से पॉइंट के ऊपर टैंजेंट जीरो स्लोप की बनेगी, क्योंकि वहां पे कोई भी ग्राफ है उसके अंदर कुछ ना कुछ मैक्सिमा मिनिमा आना है। अगर कुछ उसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा आना है तो उसके अंदर जो भी आपका मैक्सिमा मिनिमा होगा उसके ऊपर जो भी आपकी टैंजेंट लाइन बनेगी वो जीरो स्लोप की बनेगी। तो पूरे उस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम सिर्फ क्या पढ़ते थे कि कौन सा टैंजेंट बनेगा, टैंजेंट की स्लोप क्या होगी, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा, किस पर्टिकुलर इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या किस पर्टिकुलर इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये सब चीजें हम पढ़ते थे डिफरेंशियल कैलकुलस में। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में तो ये सब चीजें पढ़ ली, इंटीग्रल कैलकुलस का क्या काम है? क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में तो हमारे पास कुछ मोटिवेशन चाहिए था कि नहीं हमें डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, पर क्यों पढ़ना है? अब वो क्यों पढ़ना है वो इसीलिए पढ़ना है क्योंकि उसमें हमने बताया कि हमें टैंजेंट लाइंस चाहिए, टैंजेंट लाइंस की स्लोप चाहिए, कौन से पॉइंट पे आपका जो टैंजेंट लाइन है उसकी स्लोप जीरो होगी, दैट इज कौन सा पॉइंट आपका मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा, एंड सो ऑन। हमने ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर पढ़ी थी डिफरेंशियल कैलकुलस में। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें इंटीग्रल कैलकुलस ही क्यों पढ़ना है? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है इंटीग्रल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस का? उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे? अगर मैं कोई रैंडमली एक, अब ये मैंने ग्राफ बना दिया और इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, सपोज ये मेरे पास x1 पॉइंट है और ये मेरे पास x2 पॉइंट है। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन उठता है कि कितना एरिया कवर करेगा ये ग्राफ? ये जो आपने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को हमने नाम दे दिया fx। अब जो ये ग्राफ आपने बनाया है fx का, ये fx और आपका जो x एक्सिस है वो उस कितना आपका एरिया कवर करेगा। तो आपने एक दो पॉइंट्स ले लिया, x1 इसको इस ग्राफ पे टच करा दिया, दूसरा पॉइंट ले लिया आपने x2 उसको उस ग्राफ पे टच करा दिया। तो अब मुझे पता करना था कि ये वाला जो रीजन है, ये जो मैंने मार्क करा है रीजन, इस रीजन का एरिया क्या होगा। अब इस रीजन का जो एरिया होगा उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमको अब जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इसका होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा जो हमारे पास पार्ट होता है दैट इज सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे इंटीग्रेशन तो वैसे ही एक नई चीज थी, अब ये इनडेफिनेट और डेफिनेट का क्या मतलब? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है जो भी अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे वो किसी पर्टिकुलर रीजन में डिफाइंड नहीं हो, वो पूरे fx के लिए ही डिफाइंड होगा। क्योंकि कोई भी अगर आप फंक्शन fx बना रहे हैं, ऑब्वियसली फंक्शन अगर आप fx बना रहे हैं तो ऐसे तो है नहीं कि वो लिमिटेड फंक्शन होगा, नहीं वो लिमिटेड फंक्शन नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन को कैसे लिमिट कर सकते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कोई लिमिट्स नहीं लगाते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम चला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब वो लिमिट भी हम नहीं लगाते।
हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं लगाते, सीधे सीधे जो भी इंटीग्रेशन करते हैं वो करते रहते हैं, वेयर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स लगाते हैं जो भी हमको, क्योंकि जैसे आपने देखा जो एरिया वाली ये बात हम कर रहे हैं, ये एरिया की बात हमने करी थी, इस एरिया में देखिए हमने लिमिट्स लगा दी कि हम जो भी एरिया डिफाइन कर रहे हैं वो सिर्फ x1 से x2 के बीच का एरिया डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जो भी एरिया कवर हो रहा है वो fx और x एक्सिस के बीच का एरिया कवर हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम x1 एंड एंडिंग एट x2। तो ये हमने कुछ डिफाइन कर दिया कि हमें जो भी एरिया निकालना है वो इस डिफाइंड रीजन का, इस स्लैश्ड रीजन का एरिया निकालना है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। उससे पहले अगर हम ये एरिया या ये रीजन अगर हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब आप इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले आप थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में लिख लीजिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस। अब उसका क्या मोटिव है, डिफरेंशियल कैलकुलस। सो द original motivation for the derivative was the problem of defining tangent lines to the graphs of functions and calculating the slope of such lines। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने क्या पढ़ा, the original motivation for the derivative was the problem of defining tangent lines to the graphs of the functions and calculating the slope of such lines। So इन सब जो भी हमने प्रॉब्लम थी इनको सॉल्व करने के लिए we made the invention of differential calculus। Now what is the motivation behind integral calculus? Integral calculus is motivated. Integral calculus is motivated by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graphs of the function। So this is the thing. In differential calculus, the original motivation was the problem of defining tangent lines to the graphs, whereas integral calculation, it was motivated by the problem of defining and calculating the area। जो इससे पहले अगर मैंने आपको देखिए बताया था इसके अंदर कि जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा किस लिए होता है कि अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें, कोई टैंजेंट ड्रॉ करे तो उसकी स्लोप क्या होगी, ये सब क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ आएगा। वेरस इंटीग्रल कैलकुलस में जो आप देख सकते हैं वो ये है कि इसके अंदर हमने एरिया डिफाइन कर, अब एरिया को डिफाइन करना है, उस एरिया को डिफाइन करने के साथ साथ उसको कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रल कैलकुलस इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द एरिया अंडर द कर्व एंड कैलकुलेटिंग दैट एरिया। वेरस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या करते हैं, द ओरिजिनल मोटिवेशन फॉर द डेरिवेटिव वाज द problem of defining tangent lines, whereas in integral calculus is motivated by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graphs of the function। तो हमने देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बनाया और जो x एक्सिस, ग्राफ और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज x1 एंड x2, उस एरिया को कैलकुलेट करना है हमें। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या यूज करा, इंटीग्रल कैलकुलस यूज करा। तो इसी इंटीग्रल कैलकुलस की मदद से हम ये पर्टिकुलर एरिया क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे फर्दर थोड़ी सी और थ्योरी है, उसके बारे में देखते हैं क्या है कि अब और क्या है। ये तो आपका हो गया कि ये तो डेफिनेट वाली चीज हो गई। तो इंटीग्रल कैलकुलस helps us in solving the problems of following types.
फर्स्ट जो है फाइंडिंग फंक्शन। अब देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ क्या करा था, हमने जो यूज करा था वो एरिया निकालने के लिए किया था। अब जो एरिया निकालने के लिए किया था तो वो एरिया तो आ गया, वो तो डेफिनेट वाली चीज हो गई। अब देखिए अब इनडेफिनेट का यूज कहाँ हो रहा है? इनडेफिनेट का यूज वहां होगा जहां पे भी आपको कहीं पे एफ डैश एक्स गिवन है, मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, अब आपको वो फंक्शन फाइंड करना है। तो अब जो आपको डेरिवेटिव गिवन है उसका अगर हमको फंक्शन फाइंड करना है तो उसको यूज करने के लिए हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज किया है। सो फाइंडिंग फंक्शन व्हेनेवर डेरिवेटिव इज गिवन। तो जब भी हमको अगर डेरिवेटिव गिवन है और उसके बाद हमको फंक्शन फाइंड करना है तो इसके लिए हमको क्या यूज में आता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब भी अगर हमको एरिया फाइंड करना होगा, सेकंड क्या है? फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। सर्टेन कंडीशंस में अगर हमें एरिया बाउंड करना है कि एरिया निकालना है कि कितना एरिया वो ग्राफ किसी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी भी एक्सिस के साथ कितना एरिया कर रही है, तो उसके लिए हमने यूज किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम तब यूज करते हैं जब मुझे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता हो और मुझे वो फंक्शन फाइंड करना हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम वहां यूज करते हैं जहां पे अगर हमको एरिया बाउंड का जो भी एरिया बाउंडेड है बिटवीन द फंक्शन उसका अगर मुझे पर्टिकुलर एरिया कैलकुलेट करना हो। अब आप सोचते हो कि अब इंटीग्रेशन को जैसे हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करना तो सीखा, लेकिन इंटीग्रेशन होता क्या है? क्वेश्चन उठता है यार इंटीग्रेशन ऐसी कौन सी चीज है जो हमको नहीं है। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस। जो भी आपने डिफरेंशिएशन में किया था उस इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन। दैट्स व्हाई कभी कभी दैट्स व्हाई समटाइम्स कभी कभी हम इनको क्या कहते हैं? इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। दैट्स व्हाई समटाइम्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो जैसे हमने किसी कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव्स निकाला था, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है आपका? माइनस साइन x होता है। तो अब क्या करेंगे? अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x साइन x होता है तो इंटीग्रेशन ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x अगेन with respect to dx is equals to cos x plus some constant। क्योंकि ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन, इसका प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज ये लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो अब इसमें क्या 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 लिखते हैं? इसका मतलब होता है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है जहां पे fx जो है fx ये अंदर का जो ये फंक्शन है ये वाला जो फंक्शन है fx दिस इज नोन एज इंटीग्रेंड। जो ये है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड। जो और इसके अंदर जो ये हम x इस्तेमाल करते हैं दैट इज x जो है हमारे लिए वो हमारा हो गया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इस पूरे इसको अब ये देखिए पूरा जो ये हो गया इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रल होता है, मतलब इंटीग्रल कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, और पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन को उल्टा कर दे तो वो ही हमारे लिए क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे फर्दर देखते हैं थोड़ा सा और कि किस किस का इंटीग्रेशन। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अब हम देखते हैं कि किस किस चीज का इंटीग्रेशन क्या क्या आता है। ठीक है,
तो x के बारे में पहले हम देखते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन क्या आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू dx इंटू 1/n+1 क्या आएगा आपका, ये आएगा x की पावर n, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n की पावर n+1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की क्या हो जाएगी, x की पावर n, तो n+1 नीचे डिनोमिनेटर से n+1 से कट जाएगा। तो अब इसका उल्टा क्या लिखते हैं अपन, इंटीग्रेशन लिखते हैं। इसका उल्टा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट एंड साथ के साथ n शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस। ओके, 1/x का इंटीग्रेशन ये नहीं होता, क्योंकि n अगर -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो पूरी चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ देखिए x की पावर n+1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, x की पावर n, तो इंटीग्रल ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। दूसरा देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, cos x। अब इसका वापस उल्टा देखिए, इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा, sin x प्लस c, उल्टा हो गया। तीसरा c क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, sin x, तो उल्टा देखिए, इंटीग्रल ऑफ sin x dx क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। इसके बाद और देखिए d क्या है, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, tan x प्लस, फर्दर आगे भी है इसमें e देखते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ cosec माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x डी cot x प्लस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x dx विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है sec x tan x, तो अब इसका उल्टा कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ sec x tan x क्या हो जाएगा, sec x प्लस, और देखिए एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cosec x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, cosec x एंड cot x। अब इसका उल्टा करते हैं, इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x dx, इसमें dx हमने मिस कर दिया था, dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cosec x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और फर्दर है इनवर्स फंक्शंस भी हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इसके नेक्स्ट जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x with respect to x is equals to 1 upon under root of 1 minus x square, तो इसका उल्टा दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस c। फर्दर अगर मैं देखूं और तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी का उल्टा देखिए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ dx में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस। सिमिलरली फर्दर अगर हम देखें tan इनवर्स में भी, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका उल्टा देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद dx इज इक्वल्स टू tan x प्लस c। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होता है, 1 अपॉन x, तो फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा,
इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx कितना हो जाएगा, log x प्लस। सो ये सारे हमने थोड़े बहुत फॉर्मूलेस देखे थे। देखिए हमने इसके पैरेलल चलाया कि डिफरेंशिएशन जो आ रहा है उसका उल्टा हम चला रहे। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 क्या होगा, x की पावर n। तो इंटीग्रल ऑफ x पावर n वुड बी x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। तो जहाँ पे अब हमने देखिए फर्दर और फॉर्मूले देखे थे, तो लास्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है, 1 अपॉन x। तो फिर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा, log x plus c हो जाएगा। So these are the certain formulae that you should remember when you are trying to do some questions. The questions we will do, obviously we will discuss some questions. This is just the theory part, the initial part. What is integration, why we require integral calculus, why we require differential calculus, differential calculus होता क्या है, integral calculus होता क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस किस कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने काम आता है, फिर इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है, और फिर उसके हमने कुछ फॉर्मूलेस करे हैं। अब इस क्लास में इट इज मोर देन इनफ। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज first of our 7th chapter, that is integral calculus. Till then, goodbye. Please do revise these formulas. I hope that by the time we'll start with the next class, you will be totally, you will know each and every formula of that what we have mentioned over here. That is integral formula, that is integration of sec x tan x. You should remember it. आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि कोई अगर आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x है sec x प्लस सम कांस्टेंट। तो आप तब तक इन सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जब सेकंड क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम ना आए कि यार हमको फॉर्मूलेज ही नहीं याद और हम आगे क्वेश्चंस कैसे करें। सो इन फर्स्ट क्लास वी आर नॉट लोडिंग आवरसेल्व्स दैट मच। हम सिर्फ पढ़ा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का काम क्या है, इंटीग्रेशन क्यों बनाया गया है, एंड आफ्टर दैट what we will do, and after that हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े, इन फॉर्मूलेस को याद करें। Till then, study hard. Okay, bye bye, take care.